समझते हैं इलेक्ट्रिकल पावर को। इलेक्ट्रिकल पावर मतलब क्या? आप जानते हैं कि कभी भी कोई भी सप्लाई हमारे घर पे आता है, एट दैट पर्टिकुलर टाइम इट इज प्रोवाइडेड विद द हेल्प ऑफ पावर केबल्स। सेकंडली, शायद आपको ये भी पता होगा कि कभी भी कोई भी बैटरी जो है वो वोल्टेज प्रोवाइड करती है, और वो वोल्टेज जो है वो इलेक्ट्रॉन्स को मूवमेंट कराता है। वोल्टेज मतलब उसकी एनर्जी, और एनर्जी से इलेक्ट्रॉन्स को धक्का लगा तो हम उसे बोलते हैं करंट। तो माइंड कंफ्यूज होता है कि हमारे घर के अंदर जो आता है वो वोल्टेज आ रहा है कि करंट आ रहा है। हमारा सेल जो प्रोवाइड कर रहा है वो वोल्टेज दे रहा है कि करंट दे रहा है? अबे वो तो दोनों दे रहा है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ वोल्टेज दे रहा है। सिर्फ एनर्जी का क्या करें? इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, सिर्फ एनर्जी है तो क्या करें? या तो सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स हैं लेकिन एनर्जी लेस है तो भी क्या करें? मतलब यहां पे हमें दोनों ही चाहिए, एनर्जी वाला इलेक्ट्रॉन। सिर्फ इलेक्ट्रॉन से काम नहीं, सिर्फ एनर्जी से काम नहीं, दोनों से काम है। तो इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन है उसे कहते हैं इलेक्ट्रिकल पावर। अब डेफिनेशन वाइज अगर कहते हैं, द रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर, और यू कैन इवन से दैट द प्रोडक्ट ऑफ वोल्टेज एंड करंट इज कॉल्ड पावर। इसका सारा डेरिवेशन हम यहां पे समझते हैं, लेकिन उससे पहले डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए। अब क्लास 9th के अंदर भी आपने पावर समझा था, वर्क एनर्जी पावर जो चैप्टर था वहां पे भी आपने इस पोर्शन को समझा था, लेकिन वहां पे वो मैकेनिकल पावर था, यहां पे इलेक्ट्रिकल पावर है। पावर मतलब पावर, यूनिट दोनों कंडीशन में सेम रहते हैं, लेकिन डिफरेंस ये है कि वहां पे कुछ मैकेनिकल वर्क हो रहा था और यहां पे कुछ इलेक्ट्रॉनिक वर्क हो रहा है। यहां पे इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट हो रही है, वहां पे कुछ मस्कुलर चीजें थी। तो समझते हैं इलेक्ट्रिक पावर। पावर इज रेट ऑफ डूइंग वर्क। W मतलब वर्क डन अपॉन टाइम, ये वही फॉर्मूला है जो आपने क्लास 9th में समझा था, और इसकी मदद से आप इसका ऐसा यूनिट वॉट ये भी पढ़ चुके हैं। जूल पर सेकंड भी आप इसे कह सकते हैं, लेकिन कभी पूछा जाता है ऐसा यूनिट, तो ऐसा यूनिट है वॉट। P इज W बाई टी। अब यहां पे W हमने स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी वाले फर्स्ट पोर्शन में समझा था कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस इज वर्क डन ऑन द चार्ज पार्टिकल टू मूव इट फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर इनसाइड द फील्ड। ये पूरी डेफिनेशन थी। तो यहां से W को सब्जेक्ट बनाए तो Q गया ऊपर, W इज इक्वल टू V इंटू क्यू। अब W को रिप्लेस कर देंगे V इंटू क्यू से, तो P इज V इंटू क्यू डिवाइड बाई टी। लेकिन Q बाई टी क्या होता है? Q बाई टी होता है I, तो इस Q बाई टी को हमने रिप्लेस कर दिया पावर इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस इनटू करंट। इससे आप इसकी दूसरी यूनिट बना सकते हैं वोल्ट एम्पियर। कभी कोई ओलंपियाड्स के अंदर आपको थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए ये वोल्ट एम्पियर दिया जाता है। वोल्ट एम्पियर पावर का ही यूनिट है। सो दो डेफिनेशन यहां पे बनती है, रेट ऑफ डूइंग इलेक्ट्रिक वर्क और प्रोडक्ट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस एंड इलेक्ट्रिक करंट इन द सर्किट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पावर। अब ओम्स लॉ से हमारे पास दो इक्वेशन बनते हैं, V इज इक्वल टू आई आर, या इस I को सब्जेक्ट बनाए, I इज इक्वल टू V बाई आर, आर को डाल दिया डिनोमिनेटर में, तो I इज इक्वल टू V बाई आर। अब बारी बारी से रिप्लेस करते हैं इस वाले इक्वेशन में। सबसे पहले P इज इक्वल टू V इंटू आई, V है आई आर, तो यहां पे देखें V के बदले लिखा आई आर, और ये वाला I एज इट इज, I इंटू आई बिकम्स आई स्क्वायर इंटू आर। एंड इस वाले पोर्शन को अगर हम रिप्लेस करें तो I के बदले लिखेंगे V बाई आर। सो P इज इक्वल टू V इंटू आई के बदले V बाई आर, V इंटू V स्क्वायर अपॉन आर। इस पूरी कंडीशन के अंदर आप ये समझ सकते हैं कि ये बेसिक इक्वेशन है और ये दोनों डिराइव्ड इक्वेशंस हैं।
अब न्यूमेरिकल्स की अगर हम बात करें, न्यूमेरिकल्स में कभी हमें पूछा जाता है कि इलेक्ट्रिकल पावर जो है वो कोई भी सर्किट के अंदर किसके ऊपर डिपेंडेंट है। तो इलेक्ट्रिकल पावर एक ही चीज के ऊपर हम बताएंगे जो कि एनसीईआरटी ने भी कहा हुआ है और थियोरेटिकली करेक्ट भी है। इलेक्ट्रिकल पावर इन एनी ऑफ द अप्लायंस इज प्योरली डिपेंडेंट ऑन इट्स रेजिस्टेंस। मतलब कोई भी सर्किट के अंदर पावर कंजम्पशन या पावर डिसिपेशन जो बोला जाता है वो एक ही चीज के ऊपर डिपेंडेंट है, वो है उसका रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस छोटा तो कम अमाउंट का पावर वो ऑक्यूपाई करेगा, ज्यादा अमाउंट का पावर वो रिटर्न बैक कर देगा। और अगर अप्लायंस बड़ा है अपने पास तो पावर कंजम्पशन ज्यादा करेगा और रिटर्न कम करेगा। शायद आपको ये पता होगा कि गवर्नमेंट की जो पावर केबल लाइंस आती है उसके अंदर जो पावर अंदर आया और जो पावर हमने गवर्नमेंट को रिटर्न कर दिया, उन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है उस डिफरेंस अमाउंट का आप पेमेंट करते हैं। हम इस चैप्टर में इसके न्यूमेरिकल्स भी देखेंगे। तो पावर कंजम्पशन या पावर डिसिपेशन जो पोर्शन है उसे हम नेक्स्ट अभी समझते हैं, लेकिन एक चीज हमेशा याद रखिए, पावर और रेजिस्टेंस का डायरेक्ट हम कनेक्शन बताएंगे। पावर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस इन द सर्किट। पावर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस इन द सर्किट। तो आप कहेंगे कि सर यहाँ पे तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। डेफिनेटली पावर यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यहाँ पे इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। दिस वन इज इंडिकेटिंग पावर डिसिपेशन, वेस्टेज, एंड दिस वन इज इंडिकेटिंग पावर कंजम्पशन। दो चीज होती है, एक आपने यूज किया, दूसरा आपने वेस्ट किया। तो P इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R इज इंडिकेटिंग डिसिपेशन, जिसके ऊपर अपने क्वेश्चंस, अपनी थियरी पूरी है, दैट पावर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R, क्योंकि हमारे सारे के सारे क्वेश्चन पावर डिसिपेशन के ऊपर आते हैं। एंड दूसरा, पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। बड़ा अप्लायंस है ज्यादा कंज्यूम करेगा, छोटा अप्लायंस है छोटा कंज्यूम करेगा, ये वेस्टेज करेगा। तो इन दोनों में बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ये पोर्शन आप लिख के कॉपी कर लीजिए। समझते हैं यहां से आगे, दैट इज इलेक्ट्रिकल एनर्जी और जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। इलेक्ट्रिकल एनर्जी और जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, इसको थोड़ा नॉर्मल या तो सिंपल वर्ड्स में अगर हम समझते हैं तो कोई भी अपने घर के अंदर सप्लाई आ रहा है, उस सप्लाई की मदद से आपने अप्लायंस चालू किया, जैसे आपने लाइट चालू करी, आपने पंखा स्टार्ट किया, रेफ्रिजरेटर चालू है, एसी चालू है, XYZ अप्लायंस आपके चालू हैं। वो सारे अप्लायंस कुछ ना कुछ काम कर रहे हैं। सो यू आर टेकिंग सम वर्क आउट ऑफ दैट, उससे आप कुछ काम ले रहे हो, बाहर एनर्जी आप दे रहे हो और वर्क आप उससे ले रहे हो। नाउ दैट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज बीइंग कंज्यूम्ड बाय यू। आप कोई ना कोई एनर्जी का कंजम्पशन कर रहे हैं। क्या है वो एनर्जी? वो है इलेक्ट्रिकल एनर्जी। जो इलेक्ट्रिकल पावर आ रहा है, ऑब्वियसली वो पावर कुछ ना कुछ वर्क करेगा या कुछ ना कुछ एनर्जी प्रोवाइड करेगा। तो ये इलेक्ट्रिकल पावर कुछ इलेक्ट्रिकल वर्क हमें करके दे रहा है, इज ब्रिंगिंग आउट सम इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अब शायद आपने कभी ऑब्जर्व किया हो कि कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस को आप ज्यादा देर तक यूज करें तो वो गर्म हो जाता है। गर्म क्यों होता है उसका रीजन समझते हैं अभी। सेकेंडली, जो कोई भी अप्लायंस गर्म हुआ वहां पे तो वो वेस्टेज है, लेकिन कुछ अप्लायंस ऐसे हैं जिसके अंदर इस हीट एनर्जी का तुम उपयोग कर रहे हैं। वो कहते हैं ना वेस्ट में से बेस्ट, तो यहाँ पे वेस्ट में से बेस्ट हुआ। वेस्ट क्या हो रहा है कि कोई भी अप्लायंस को चालू करोगे और गर्म होगा, हीटिंग उसकी प्रॉपर्टी है।
तो ये हीटिंग उसकी जो प्रॉपर्टी है उसको हमने यूटिलाइज किया। जैसे कि हमने गीजर, इलेक्ट्रिकल गीजर है, उसके अंदर कॉइल्स ऐसी डाल दी, एलॉयज उसमें डाल दिए कि जिसकी मदद से हीटिंग ज्यादा होता है। नॉर्मल कंडक्टर है तो उसके अंदर हीटिंग नहीं होता बिकॉज दे आर गुड कंडक्टर्स, इतना ज्यादा रेजिस्ट नहीं करते, इतना ज्यादा कॉलिजन नहीं होता, तो इतना ज्यादा हीटिंग नहीं होता। लेकिन एलॉयज के अंदर रेजिस्टिविटी ज्यादा है, रेजिस्ट ज्यादा करेगा तो गर्म ज्यादा होगा। दैट्स व्हाई कंडक्टर्स आर नॉट यूज्ड एज हीटिंग एलिमेंट whereas alloys are used as heating element। कभी एनसीईआरटी में पूछ सकते हैं। अब हम नॉर्मल बात करें, हमने कोई इलेक्ट्रिकल टोस्टर यूज किया तो उसमें भी सेम सिचुएशन, एलॉयज यूज किए हैं कि वो गर्म हो जाए। हेयर ड्रायर का एग्जांपल आप ले सकते हैं। यू हैव मैनी ऑफ सच एग्जांपल्स जहां पे आपने उस वेस्ट को बेस्ट बना दिया। तो उस इलेक्ट्रिकल एनर्जी जिसका हीटिंग पार्ट हो रहा था उसको आपने जो यूज किया इज बेसिकली अंडरस्टूड अंडर जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग का स्टेटमेंट मैं एंड के अंदर इस इक्वेशन को जब हम समझेंगे तब बताऊंगा, उससे पहले पूरा डेरिवेशन समझ लेते हैं। पावर इज वर्क डन अपॉन टाइम, ये हम प्रीवियस थियरी में पढ़ चुके हैं। नाउ वर्क मतलब कोई एनर्जी। वर्क कब हो सकता है? जब ऑब्जेक्ट के पास कोई एनर्जी है। उस एनर्जी को हम यहां पे हीट एनर्जी H के फॉर्म में सिंबलाइज करते हैं। सो P इज H अपॉन T, T को इधर मल्टीप्लाई कर दिया तो H इज पावर इनटू टाइम। H वर्क या तो एनर्जी, जेम्स जूल भाई साहब के नाम से J इसका यूनिट क्लास 9 में आप पढ़ चुके हैं। वही पुरानी बातें यहां पे याद आती हैं। So H is having unit joule, power का unit watt, time का unit second. So 1 joule is 1 watt second और joule is watt into second. लेकिन पावर क्या है? प्रीवियस थियरी में देखा, इट इज वोल्टेज इंटू करंट और V स्क्वायर बाय R और I स्क्वायर R, तीनों को बारी बारी से रिप्लेस किया। H इज इक्वल टू P इंटू T, P को रिप्लेस किया VI, H इक्वल टू VIT। देखो कनेक्शन तो कुछ नहीं है लेकिन आप बोल सकते हो H इज इक्वल टू वेल्लोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। कभी याद नहीं रहता ना तो ऐसी छोटी छोटी ट्रिक्स काम आ जाती है। H इज इक्वल टू वेल्लोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी VIT। अब फिर से ओम्स लॉ, सेकंड वाला इक्वेशन रिप्लेस किया, H इज इक्वल टू V स्क्वायर बाय R इंटू T। और आखिरी वाला अपना हीरो इक्वेशन, 5 स्टार इक्वेशन, 7 स्टार इक्वेशन आप इसे कह सकते हैं, H इज इक्वल टू I स्क्वायर R T। कभी भी एनसीईआरटी में स्टेटमेंट पूछा कि एक्सप्लेन जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, तो जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग को आप स्टेटमेंट वाइज कुछ ऐसे बोलेंगे, अमाउंट ऑफ हीट जनरेटेड इन एनी ऑफ द सब्सटेंस is directly proportional to the square of current passing in the circuit, resistance offered by the conductor, and time, T क्या indicate करता है? Time. Time till which the appliance is used. Repeat करते हैं, amount of heat energy is directly proportional to the square of current passing in the circuit, resistance offered in the circuit, and time till which the appliance is used. So H is equal to I square R T. This is Joule's law of heating. कभी भी आपको 1 मार्क या 2 मार्क में पूछा जाता है कि स्टेट एंड डिराइव जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, तो बहुत सिंपल से ये लिखिए जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, फिर H प्रोपोर्शनल टू I स्क्वायर, H प्रोपोर्शनल टू R, H प्रोपोर्शनल टू T। जो स्टेटमेंट मैंने बताया वो स्टेटमेंट लिखना है आपको, और फाइनल इक्वेशन H इज इक्वल टू I स्क्वायर R T। ये डेरिवेशन आपके समझने के लिए है, या तो 3 मार्क के अंदर ऐसा कोई क्वेश्चन आता है कि डिराइव जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, तो 3 मार्क के क्वेश्चन में अलोंग विद द स्टेटमेंट आपको ये सब लिखना रहता है। हमेशा बोर्ड्स के अंदर एनसीईआरटी की पैटर्न, जितने मार्क की रिक्वायरमेंट उतने मार्क का राइटिंग।
ज्यादा भी नहीं लिखना है, कम भी नहीं लिखना है, लेमन लैंग्वेज में नहीं लिखना है, टू द पॉइंट, वर्ड टू वर्ड, और जितना रिक्वायर्ड है उतना ही। यहां तक का कॉपी कर लीजिए। फिर इस चैप्टर का आखिरी पोर्शन समझते हैं, दैट इज जो हमने ये इक्वेशन समझा, J इज इक्वल टू W इंटू S। इसी की मदद से हम आगे समझेंगे कॉमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। यहां तक का कॉपी कर लीजिए। कॉमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी, इस पोर्शन को हम प्योरली रियल लाइफ सिचुएशन के साथ देखते हैं। इसकी रिक्वायरमेंट ही रियल लाइफ सिचुएशन की नीड है। हम हमेशा घर के अंदर जो पावर का कंजम्पशन कर रहे हैं, दैट इज जो भी एनर्जी हमने कंज्यूम की है, वो अगर हम कैलकुलेट करें तो कुछ लैक्स के अंदर जूल चले जाएंगे या कुछ लैक्स के अंदर वॉट इनटू सेकंड चले जाएंगे। तो हर बार इतने ज्यादा जीरोस को स्टडी करना या इतने बड़ी डिजिट को स्टडी करना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होता। इसलिए हम हमेशा कोई बड़े से डिजिट को एक छोटे यूनिट में कन्वर्ट कर देते हैं। सो दैट इज द रियल लाइफ नीड ऑफ कॉमर्शियल यूनिट। आप इवन अपना इलेक्ट्रिक बिल भी देखेंगे तो वहां पे भी आप रीड कर पाएंगे 10 यूनिट्स यूज्ड, 5 यूनिट्स यूज्ड, 12 यूनिट्स यूज्ड। जैसे आपके घर के यूनिट की कंजम्पशन की वैल्यू होगी उसके हिसाब से बिल बनते हैं। समझते हैं कि ये यूनिट आया कहां से, एग्जैक्टली ये है क्या। 1 जूल मतलब 1 वॉट इंटू सेकंड, ये तो हम समझ चुके। अब वॉट का बड़ा यूनिट करें तो किलो वॉट। 1 किलो मतलब जानते हैं 1000 वॉट। 1 आवर के अंदर होते हैं 3600 सेकंड। अब इसको 24 आवर्स के लिए हम सेकंड्स में कन्वर्ट करें, देन आफ्टर इस आवर को इस वॉट को हम थाउजेंड्स के अंदर कैलकुलेट करें तो डिजिट बड़ा बन जाता है। इसलिए उसको छोटा हम बना देंगे कि 1000 वॉट के बदले लिखेंगे 1 किलो वॉट और 3600 सेकंड्स के बदले लिखेंगे 1 आवर। इसको सिंपल से 24 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे तो 24 छोटा नंबर बन जाएगा, लेकिन यहाँ पे अगर हम बनाते अगर सपोज तो ये बहुत बड़ा डिजिट बन जाता। दैट्स व्हाई इसको छोटा कर दिया। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्यों मल्टीप्लाई, वॉट इंटू सेकंड है ना। सो 1 किलो वॉट इंटू आवर बिकम्स 3.6 इंटू 10⁶ वॉट सेकंड। सिंपल से इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया तो 3.6 इंटू 10⁶ वॉट सेकंड, या तो आप इसको जूल भी लिख सकते हैं। दिस 1 किलोवाट आवर इज नोन एज 1 यूनिट। अब आपको इस यूनिट्स के बेस्ड पेमेंट करना रहता है। सपोज कर लो इट इज सेड दैट ₹3.5 पर यूनिट। 3.5 रुपीज आपको पर यूनिट का पेमेंट करना है। अब सपोज कर लो आपने 18 यूनिट्स यूज किए हैं, आपका कॉस्टिंग बन जाएगा 18 इंटू 3.5। आप इसको बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अब आप इसको देखिए कि कितनी ज्यादा वैल्यू के लिए 3.5 मतलब इस वैल्यू के साथ 3.5 मल्टीप्लाई करना है, और इतने ज्यादा जूल्स के लिए आप कितना पेमेंट कर रहे हैं 18 इंटू 3.5 बस। दिस होल इज थैंकफुल टू निकोला टेस्ला जिन्होंने ऑल्टरनेटिंग करंट बनाया। निकोला टेस्ला के बारे में अपना नेक्स्ट चैप्टर मैग्नेटिज्म है, उसके बारे में थोड़ा ज्यादा डिटेल में चर्चा करेंगे। इट इज सेड दैट निकोला टेस्ला इज द पर्सन हु हैज ब्रॉट 20th सेंचुरी इन एग्जिस्टेंस। सबसे बड़ी खोज थी ऑल्टरनेटिंग करंट, और उन्होंने इस चीज को आइडेंटिफाई किया था। उनका तो विजन था कि इस पूरे अर्थ को फ्री इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड की जाए, बट समहाउ पॉसिबल नहीं हुआ। लेकिन उनकी बदौलत ऑल्टरनेटिंग करंट इतना सस्ता हो गया है कि हम इतने बड़े जूल के लिए सिर्फ इतनी छोटी वैल्यू पेमेंट करते हैं।
अब सपोज कर लो आपने 15 यूनिट यूज किए, 20 यूनिट यूज किए, 100 यूनिट यूज किए, तो भी आपका बिल इतने बड़े अमाउंट का नहीं आता है। सो दिस इज जस्ट अ स्मॉल एग्जांपल। इसके बेस्ड न्यूमेरिकल्स भी हैं अपने पास, नेक्स्ट वीडियो में इसको डिस्कस करेंगे। दिस इज होल अबाउट कॉमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी। आप इसको कॉपी कर लीजिए, एग्जाम्पल कॉपी ना करें तो चलेगा, नेक्स्ट वीडियो में अपने न्यूमेरिकल्स ही हैं। हेलो डियर स्टूडेंट्स, प्रीवियस पार्ट तक आपने समझा कि सीरीज कनेक्शन और पैरेलल कनेक्शन किस तरह से होता है। सीरीज कनेक्शन के अंदर अमाउंट ऑफ करंट कांस्टेंट रहता है, पैरेलल कनेक्शन के अंदर पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट रहता है थ्रू ईच रेजिस्टर। तब हमने एक बात करी थी कि हम हमारे नेक्स्ट वीडियो के अंदर समझेंगे कि वोल्ट मीटर और एमीटर क्या काम करता है और किस तरीके से कनेक्ट होता है। तो शुरुआत करते हैं वहां से। वोल्ट मीटर, द नेम itself suggests that it measures voltage. वोल्टेज मेजर करने वाला मीटर, दैट मीन्स पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने वाला मीटर। जैसे मैंने आपको बताया था, सपोज कर लो हमारे पास दो रेजिस्टर हैं और एक बैटरी है। दिस इज R1, दिस इज R2। सपोज ये बैटरी 10 वोल्ट की है। अब सपोज कर लो R1 जो है वो एक बड़ा अप्लायंस है, तो उसकी नीड हो गई 7 वोल्ट। दूसरा जो अप्लायंस है उसकी नीड हो गई 3 वोल्ट। लेकिन ये मेजरमेंट कैसे करें? कुछ डिवाइस तो होना चाहिए कि मेजरमेंट किस तरह से करेगा। तो इस रेजिस्टर के पैरेलल एक डिवाइस लगाया जाता है जिसे कहा जाता है वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर V1 यहां पे मेजर करेगा एंड सेकंड वोल्ट मीटर हम यहां पे लगा देते हैं जो मेजर करेगा V2। V1 प्लस V2, 7 प्लस 3 विल बी इक्वल टू 10 वोल्ट। वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस मैक्सिमम अमाउंट का होता है। अब जब रेजिस्टेंस मैक्सिमम अमाउंट का है एट दैट पर्टिकुलर टाइम, उसे जब हम पैरेलल में लगाएंगे तो यहां से जो वोल्टेज जाएगा और जो करंट का फ्लो होगा वो पूरा का पूरा अपने रेजिस्टर के थ्रू जाएगा। प्रैक्टिकल ग्राउंड पे देखें, माइन्यूट अमाउंट वोल्ट मीटर में से जाएगा, लेकिन थियोरेटिकल अगर हम बात करते हैं तो पूरा का पूरा सप्लाई इस रेजिस्टर के थ्रू जाएगा। सो आइडियली जो वोल्ट मीटर है उसका रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होता है। दिस इज थियोरेटिकल एंड प्रैक्टिकली इसका रेजिस्टेंस मैक्सिमम अमाउंट का होता है। अब मैक्सिमम अमाउंट का वोल्ट मीटर पैरेलल में लगा दें तो यहां से सारा सप्लाई जाएगा और वोल्ट मीटर के अंदर से कुछ भी नहीं जाएगा। तो मेजर करेगा कि पॉइंट ए से लेके पॉइंट बी तक कितना वोल्टेज का डिफरेंस आया। सपोज कर लो यहाँ पे 10 वोल्ट पहुंचा, पॉइंट ए बैटरी से लेके पॉइंट ए तक 10 वोल्ट पूरा का पूरा पहुंच गया। तो पॉइंट बी तक कितना पहुंचा? पॉइंट बी तक 3 वोल्ट पहुंचा। दैट मीन्स 10 माइनस 3 R1 ने यूटिलाइज कर लिया 7 वोल्ट, तो 7 यहां पे दिख जाएगा। डिजिटल होता है, एनालॉग ये टाइप वोल्ट मीटर्स रहते हैं। अब रिमेनिंग अमाउंट बी से लेके पॉइंट सी तक गया, यहां पे कोई यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा है क्योंकि कोई रेजिस्टर नहीं है इन बिटवीन में। सी से लेके डी तक का जो पॉइंट है वहां पे वोल्ट मीटर ने मीटर रीडिंग दिखा दिया 3 वोल्ट। दैट मीन्स पॉइंट डी के ऊपर अपने पास बचेगा 0 वोल्ट। इलेक्ट्रॉन्स एनर्जी लेस हो चुके हैं और नेगेटिव टर्मिनल 0 वोल्ट पे, पॉजिटिव टर्मिनल 10 वोल्ट के ऊपर। सो इन दोनों पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल्स के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो टोटल है 10 वोल्ट, जिसमें से 7 वोल्ट यूटिलाइज किया R1 ने, 3 वोल्ट यूटिलाइज किया R2 ने।
टोटल वोल्टेज यहाँ पे यूटिलाइज हो चुका है। अब सपोज कर लो क्वेश्चन ऐसा आ जाए कि वोल्ट मीटर को अगर सीरीज में कनेक्ट करेंगे तो क्या होगा। भैया इनफाइनाइट रेजिस्टेंस जो कुछ जान ही नहीं दे रहा है उसको सीरीज में लगा दिया, मतलब ऐसा कह रहे हैं कि वोल्ट मीटर यहां लगा दो, वोल्ट मीटर यहां पे लगा दिया सीरीज में कहीं पे भी, तो उसका खुद का है मैक्सिमम रेजिस्टेंस। अब रेजिस्टेंस मैक्सिमम है तो अमाउंट ऑफ करंट जीरो हो जाएगा, यहां से कोई भी सप्लाई जा ही नहीं पाएगा, इलेक्ट्रॉन्स उस बाउंड्री को क्रॉस ही नहीं कर पाएंगे, हेंस आवर सर्किट विल गेट स्विच्ड ऑफ, मतलब ये सर्किट चालू नहीं होगी। ये है बात वोल्ट मीटर की। अब बात करते हैं एमीटर की। इसे कई जगह पे एम्पियर मीटर भी बोला जाता है, बात भी सही है, ये एम्पियर मेजर करता है लेकिन करेक्ट नेम है एमीटर। अगेन हमारे पास दो रेजिस्टर्स हैं R1 R2, इसको हमने एक बैटरी के साथ कनेक्ट किया, की इज देयर। अब हम मेजर करना चाहते हैं इस सर्किट का फ्लो ऑफ करंट, मतलब नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल्स इस सर्किट के अंदर पर सेकंड कितने फ्लो हो रहे हैं हमें मेजर करना है। तो हम एमीटर को इस सर्किट में सीरीज में लगाते हैं। जैसे कि हमने पहले समझा था कि करंट अमाउंट कभी भी चेंज नहीं होता, तो आप इस एमीटर को कहीं पे भी लगा दो कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे मर्जी आए यहां लगा दो, चाहे मर्जी आए यहां लगा दो, चाहे मर्जी आए बैटरी के बिल्कुल बाजू में लगा दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि पूरी सर्किट में करंट अमाउंट सेम रहता है। हाँ, पैरेलल है तो हर आर्म के ऊपर अलग अलग एमीटर लगेगा, लेकिन सीरीज कनेक्शन है जहां मर्जी आए लगा दो। एमीटर का थियोरेटिकल रेजिस्टेंस 0 होता है, लेकिन प्रैक्टिकली इसका नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस होता है। कोई भी मटेरियल है तो नेग्लिजिबल, जैसे वायर है तो उसका भी नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस होता है, लेकिन हम उसे गिनते नहीं हैं। इन द सेम वे एमीटर बहुत ही नेग्लिजिबल माइक्रो ओम के अंदर इसकी वैल्यू होती है, लेकिन हम उसे निग्लेक्ट करते हैं। सो थियोरेटिकली रेजिस्टेंस इज 0, प्रैक्टिकली रेजिस्टेंस इज इनफाइनाइट, सॉरी प्रैक्टिकली रेजिस्टेंस इज माइन्यूट लेवल। अब क्वेश्चन ऐसा आ जाए कि सपोज ये एमीटर को पैरेलल में कनेक्ट कर दिया तो क्या होगा। ऐसे यहां पे एमीटर को पैरेलल में कनेक्ट करो तो क्या होगा। एमीटर को जब हम पैरेलल में कनेक्ट करेंगे एट द टाइम उसका खुद का रेजिस्टेंस तो बहुत ही कम है, तो पूरा का पूरा सप्लाई एमीटर के थ्रू जाएगा। अब उसकी वो होल्डिंग कैपेसिटी नहीं है, गर्म हो जाएगा मटेरियल, अल्टीमेटली एमीटर फ्यूज हो जाएगा। इन दोनों रेजिस्टर्स को अगर हम कंपेयर करें, एमीटर का रेजिस्टेंस 0, इसका कुछ वैल्यू का तो रेजिस्टेंस है, तो इसका जो ओवरऑल रेजिस्टेंस देखा जाए तो बहुत ही छोटा हो गया। उसमें भी सबसे छोटा रेजिस्टेंस एमीटर का, उसको लगा दिया पैरेलल में, तो पूरा सप्लाई यहां से चला जाएगा। और जब पूरा सप्लाई यहां से जाएगा तो इसकी होल्डिंग कैपेसिटी नहीं होगी। जैसे सपोज कर लो कि एक कार की बैटरी है, उसके साथ आपने छोटा बल्ब लगा दिया तो फ्यूज हो जाता है, बिल्कुल उसी तरह अपना एमीटर फ्यूज हो जाता है। खाने की कैपेसिटी है नहीं और आपने ज्यादा उसको थाली भर के दे दिया तो पेट फट जाएगा, उसी तरह एमीटर फ्यूज हो जाएगा। सो एमीटर शुड ऑलवेज बी कनेक्टेड इन सीरीज कनेक्शन, whereas voltmeter should be connected in parallel connection. Secondly, आपको एनसीईआरटी में कभी कभी इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं कि आइडेंटिफाई विच ऑफ द सर्किट इज एप्रोप्रिएट। एप्रोप्रिएट में ये देखना होता है कि पॉजिटिव टर्मिनल नेगेटिव टर्मिनल एक दूसरे के साथ प्रॉपरली कनेक्टेड हैं कि नहीं। सबसे पहले देखना है वोल्ट मीटर हमेशा पैरेलल में लगे हों, एमीटर सीरीज में लगा हो। सेकंड, बैटरी का पॉजिटिव लेफ्ट साइड की तरफ है तो वोल्ट मीटर में पॉजिटिव लेफ्ट साइड की तरफ, मतलब पॉजिटिव की साइड पॉजिटिव, नेगेटिव की साइड नेगेटिव। इन द सेम वे एमीटर के अंदर यहां पे देखो ये टर्मिनल पॉजिटिव के साथ कनेक्टेड और ये टर्मिनल
नेगेटिव के साथ कनेक्टेड। सो दिस इज द आइडियल वे इन विच अ वोल्टमीटर और अ एमीटर शुड बी कनेक्टेड। यहां तक का आप कॉपी कर लीजिए, फिर चलते हैं आगे के पोर्शन में जो कि है पावर एंड जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। हे व्यूअर्स, आई होप यू आर एंजॉइंग द वीडियो। मजा आ रहा होगा आपको, फिजिक्स की पढ़ाई समझ आ रही होगी, साथ ही साथ कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट्स आप देख रहे होंगे जिनके लिए आपने कभी सुना नहीं है। आई होप आपके लिए ये सारी चीजें यूजफुल रहेगी। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए। ये अपना लास्ट वीडियो है थियोरेटिकल पार्ट के लिए। नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपने न्यूमेरिक्स रहेंगे। और हाँ, बहुत जल्द हम स्टार्ट करने वाले हैं और नेक्स्ट चैप्टर मैग्नेटिज्म। तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसको शेयर कीजिए। स्टे ट्यून्ड एंड एंजॉय फिजिक्स। हैव अ ग्रेट डे।